नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट में बेल का आवेदन किस सेक्शन में होता है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इसका क्या प्रोसेस है। इसी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो ब्लॉग होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये जो YouTube चैनल है जिसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और बेल आइकन दबाने से मेरे सिमिलर वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचेंगे। और वीडियो के दौरान जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है जिससे कि आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन केस ऑफ बेल सिचुएशन। अगर आपको बेल से रिलेटेड कोई सवाल जवाब करना है या आपकी कोई दिक्कत है, अगर आपको बेल से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो ब्लॉग है इसको आइए शुरू करें। दोस्तों कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन 437 बात करता है बेल जो मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पे लगाई जाती है। तो ये जो दरख्वास्त है ये एक सेक्शन 437 में मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ लगाई जाती है और ये जो मैजिस्ट्रेट के सामने बेल होती है इसमें अगर आप किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर आपको पुलिस या एजेंसी ने बुक किया है तब आप मैजिस्ट्रेट के सामने ये दरख्वास्त लगा सकते हैं। और ये किस बेसिस पे ये दरख्वास्त लगाई जाएगी, क्या इसके ग्राउंड्स एक्सेट्रा होंगे, क्या कुछ सिचुएशंस हैं जो आपके मुकदमे से मेल खाती है, तो तब आप 437 में बेल लगा सकते हैं। इसको ज़रा विस्तार से समझते हैं। सेक्शन 437 का जो सब सेक्शन 1 है उसके तहत अगर किसी अभियुक्त को पकड़ के पुलिस के सामने लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने वो बेल की दरख्वास्त लगा सकता है। और मजिस्ट्रेट साहब जो है जिन मुकदमों में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या डेथ की सेंटेंस नहीं है तो वहाँ जो है जब इस अभियुक्त को लाया जाता है तो उस पर बेल की सुनवाई कर सकते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट से जो 7 साल या उससे ज़्यादा के ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पे बेल नहीं मिलती है। आपको बेल जो है कोर्ट ऑफ सेशन में लगानी होती है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में मजिस्ट्रेट बेल ग्रांट भी कर सकते हैं। ये सिचुएशंस हैं, सच पर्सन shall not be released if there appear a reasonable ground for believing that he has been guilty of an offence punishable with the death or imprisonment for life। भाई अगर आपको गलती से बुक कर दिया गया है डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ वाले मुकदमे में, मजिस्ट्रेट साहब को संज्ञान होता है कि आपने शायद ये नहीं किया होगा या आप अपनी बेल की दरख्वास्त के दौरान ये प्रूव कर पाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पर बेल दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बेल नहीं मिलेगी। दूसरा, इस पर्सन को बेल नहीं मिलेगी जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आएगा जब कोई ऐसा ऑफेंस किया है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। और ये जो अभियुक्त है जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाया गया है उसको पहले 2 बार से ज़्यादा सिचुएशंस पे जो है सज़ा हो चुकी है और ये सज़ा 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा अगर है तो। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ है, मजिस्ट्रेट साहब जो है अगर कोई महिला या कोई बीमार आदमी या कोई बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से कम है अगर वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाया जाता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो उनके पास अधिकार है कि वो उसको बेल पे छोड़ दें। साथ ही आप एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए कि जब कोई बेल पे मजिस्ट्रेट साहब किसी अभियुक्त को छोड़ते हैं तो वो कोई भी कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं। क्या वो कंडीशंस होंगी मजिस्ट्रेट साहब जब किसी को बेल पे छोड़ेंगे तो उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमें सब सेक्शन देखने पड़ेंगे सेक्शन 437 के। अब बात करते हैं सब सेक्शन 2 सेक्शन 437 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके हिसाब से अगर आप ये देखें, if it appears to such officer or court at any stage of the investigation, inquiry or trial as the case may be, there are not reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offence, but there are sufficient grounds for further inquiry into guilt. The accused shall, subject to the provisions of section 446A and pending such inquiry, be released on a bail or at the discretion of such officer or a court by the execution by him of a bond without sureties for his appearance or thereafter। कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले कई ब्लॉग्स में बताया है
कि हिंदुस्तान में जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है उसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। जब किसी मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तो जब तक चार्जशीट नहीं आती है तब तक अक्यूज पर्सन को अगर जुडिशल कस्टडी में रखा गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 14 दिन के बाद, हर 14 दिन के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर जब इंक्वायरी चल रही है तो या तो पुलिस ऑफिसर के सेटिस्फेक्शन पे, जो कि कोर्ट को इन्फॉर्म करे, या कोर्ट के सेटिस्फेक्शन पे कि ये जो अक्यूज पर्सन जिसको पकड़ा गया है इसने ये ऑफेंस नहीं किया है, मजिस्ट्रेट साहब अंडर सेक्शन 437 बेल ग्रांट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसेक्शन 3, व्हेन अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ईदर मे एक्सटेंड टू 7 years or more, or for offense under chapter 6, chapter 16, chapter 17 of Indian Penal Code, or abatement or conspiracy or attempt to commit any offense। भाई अगर अक्यूज पर्सन ने कुछ अपराध किए हैं जो कि चैप्टर 6, चैप्टर 16, चैप्टर 17 कॉन्स्पिरेसी या फिर अटेम्प्ट टू कमिट किसी तरह के अपराध हैं, जब उनको मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाया जाता है उस अक्यूज पर्सन को, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको बेल पे छोड़ सकते हैं और बेल पे छोड़ते वक्त कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। वो किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं? ये कि जो है इस अक्यूज पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे बेल बॉन्ड से। और ये कि ये जो जिस तरह के अपराध में इस अभियुक्त को लाया गया है कोर्ट के सामने, वो ऐसा अपराध दोबारा से रिपीट नहीं करेगा। और साथ ही साथ ये भी कि ये जो अक्यूज पर्सन है, ये पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है जो ट्रायल जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके मार्फत अगर ट्रायल होना है भविष्य में, तो उससे रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उनको टेम्पर नहीं करेगा, उनको इंड्यूस नहीं करेगा, उनको किसी तरह का जो है लोभ लालच नहीं देगा। और इसके अलावा कोई और स्पेशल कंडीशन भी अगर लगता है मजिस्ट्रेट साहब को तो मजिस्ट्रेट साहब लगा सकते हैं, जैसे कि भाई आपको अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, आपको विभिन्न सिचुएशंस में कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने आपको अपीयर होना पड़ेगा, एट्सेट्रा। इसके अलावा सबसेक्शन 4 बात करता है सेक्शन 437 का कि एन ऑफिसर और अ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन अ बेल अंडर सबसेक्शन 1, 2 शेल रिकॉर्ड इन राइटिंग। भाई अगर सबसेक्शन 1 और 2, जैसा कि आपने देखा सबसेक्शन 1 और 2 बात करते हैं कि किसी ने जो है कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, दूसरा किसी को जो है कोर्ट के सामने लाया गया है और ये पता चला है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ ट्रायल कि यार ये बंदा जो है इसमें निर्दोष हो सकता है, तो उनको अपने जो उनका जो बेल का जो ऑर्डर है वो एक डिटेल्ड बेल का ऑर्डर होना चाहिए। सब सेक्शन 5 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 437 बात करता है एनी कोर्ट विच रिलीज अ पर्सन ऑन अ बेल अंडर सबसेक्शन 1, 2 may direct may if it considers it's necessary so to do direct that such person be arrested। भाई अगर किसी को मजिस्ट्रेट साहब ने बेल दिया है और उनको लग रहा है कि पोस्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जिसको बेल पे छोड़ा गया है उसने वो अपराध किया ही होगा, तो इस सिचुएशन में दोबारा से जुडिशल कस्टडी में भेज सकता है। सबसेक्शन 6 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 437 ये कहता है इफ एनी पर्सन in any case triable by a magistrate, the trial of a person accused of any non-bailable offence is not concluded within the period of 60 days from the first date of hearing। ठीक है, ऐसा है कि अगर जिस मुकदमे का ट्रायल एक्सक्लूसिवली मैजिस्ट्रेट साहब को ही करना है और अभियुक्त को उन्होंने जो है जुडिशल कस्टडी में रखा हुआ है, उसके बाद में चार्जशीट आ गई है, चार्जशीट आने के बाद में जो है कोर्ट ने डेट डिसाइड कर दिया जिस पे चार्ज फ्रेम कर दिया और उसके बाद में उन्होंने एविडेंस के लिए डेट रखी। तो एविडेंस की अगर फर्स्ट डेट के बाद से अगर 90 डेज़ के अंदर अगर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सिचुएशन में ये जो अभियुक्त है वो बेल का पात्र बन जाएगा, उसको सेक्शन 437 में बेल लगाने का अधिकार होगा और मजिस्ट्रेट साहब को उस बेल को सुनना होगा। अमूमन ये देखा जाता है कि हमारे देश में जो है 90 डेज़ में पूरा ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो अगर कोई भी एक्सक्लूसिवली मजिस्ट्रेट ट्राइबल केस है तो चार्जशीट आने के बाद में जब सिचुएशन चेंज होती है चार्ज पे, आप उस पर भी बेल की दरख्वास्त लगा सकते हैं। अगर चार्ज पे भी बेल अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप जो है जब एविडेंस की फर्स्ट डेट जो फिक्स की गई है उसको अगर ट्रायल को कंक्लूड होने में 90 डेज से ज़्यादा का समय लग रहा है तो ये भी सेक्शन 437 में बेल का पात्र बनाता है अक्यूज पर्सन को। अक्यूज पर्सन कैन अप्लाई फॉर अ बेल राइट हियर।
सबसेक्शन 7 जो कि आखिरी सबसेक्शन है, इसमें कहा गया है इफ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल ऑफ अ पर्सन accused of a non-bailable offense and before the judgment is delivered, the court is of opinion that there are reasonable grounds for believing that the accused person is not guilty of such offense, it shall release the accused if he is in custody on the execution by him of a bond without sureties for his appearance to hear the judgment delivered. कोई मुकदमा जिसमें ट्रायल मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं उसमें ट्रायल कंक्लूड हो गया है और मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि ये जो अभियुक्त पर्सन है इसने ये शायद ये अपराध नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट साहब जजमेंट डिलीवर करने से पहले अक्यूज पर्सन को बेल पे छोड़ सकते हैं और ये कंडीशन भी वो कहेंगे कि जब जजमेंट डिलीवर किया जाएगा तो अक्यूज पर्सन जो है रहेगा कोर्ट के सामने उसके खिलाफ या उसके पक्ष में जो जजमेंट आने वाला है उसको सुनने के लिए। तो ये है दोस्तों सेक्शन 437 कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि मजिस्ट्रेट के सामने बेल के बारे में बात करता है। इसको ज़रा एक बार थोड़ा सा नटशल में रिकैप कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको साथ साथ जो प्रोविजंस हैं कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शंस के सारे वो भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा था। तो आप नटशल में ये समझिए कि जिन मुकदमों का ट्रायल एक्सक्लूसिवली मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ होता है उनमें मजिस्ट्रेट साहब को बेल देने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट साहब जो है जब बात की जाती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो कि हीनियस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं साधारणतः उन पे मजिस्ट्रेट साहब बेल नहीं देते हैं क्योंकि वो सेशन कोर्ट का ट्रैवल मुकदमा होता है तो सेशन कोर्ट ही उस पर बेल देता है। नॉर्मली वो बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जहाँ मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि अपराध इस अभियुक्त ने नहीं किया है वहाँ पे बेल दे सकते हैं, उनको अपने रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। जिन अपराधों में मजिस्ट्रेट साहब बेल देते हैं जो एक्सक्लूसिवली मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रायल होते हैं वहाँ पे वो कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं। अगर ट्रायल के दौरान कभी मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये जो अभियुक्त है निर्दोष है उसको बेल पे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि ट्रायल कंक्लूड होने के बाद भी अगर लगता है मजिस्ट्रेट साहब को कि अभियुक्त जुडिशल कस्टडी में रहा उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन ने जो विटनेसेस लगाए या जो प्रोसिक्यूशन का जो मटेरियल था उससे सज़ा नहीं दी जा सकती है तो भी मजिस्ट्रेट साहब अक्यूज पर्सन को बेल पे छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग याद रखिए कि भाई एविडेंस के लिए जो फर्स्ट डेट नियत की गई है जिन मुकदमों में मजिस्ट्रेट एक्सक्लूसिवली ट्रायल करते हैं उन मुकदमों में अगर ट्रायल कंक्लूड होने में टाइम हो रहा है तो भी आप बेल लगा सकते हैं अगर 90 डेज से ज़्यादा का टाइम हुआ है फर्स्ट डेट फिक्स करने के बाद में एविडेंस की और अभी तक जो है ट्रायल स्नेल की स्पीड से चल रहा है। तो ये दोस्तों रहा टोटल डिस्कशन इन डिटेल रिलेटेड टू बेल बिफोर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 437। सेक्शन 437 में आपको बेल की दरख्वास्त लगानी होती है। बेल की दरख्वास्त जो आप लगा रहे हैं उसकी एडवांस कॉपी अमूमन जाती है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी कोर्ट में रहते हैं। मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में अमूमन जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रहते हैं और स्टेट हर बार जब आप बिल की आप दरख्वास्त लगाते हैं उस पर स्टेटस रिपोर्ट लगाते हैं कि उनका क्या कहना है। इसी मार्फत जो है और उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मजिस्ट्रेट साहब या तो बिल ग्रांट करते हैं या बिल ग्रांट नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पर थी, आप उससे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल तो आपको पता ही है, आपको सब्सक्राइब का लिंक क्लिक करना है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और बेल आइकन दबाने से सारे सिमिलर वीडियोज़ आपके पास पहुँचेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।